हेलो दोस्तों, मैं आ रहा आपका दोस्त। यूपीएससी प्रीलिम्स सीरीज 2025 में हम लोग प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरा जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों को स्टार्ट पॉलिटी के साथ जो किया हुआ हूँ अभी, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री इज बाय स्पेक्ट्रम। तो आप सभी लोग मैं इसी तरह पढ़ाऊँगा कि ये चीज़ें क्या होती है ना, हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो पॉलिटी में जो भी चीज़ें हुई हैं, संविधान जो हमारा बना है उससे पहले जो भी चीज़ घटित हुई हैं, उन चीज़ों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए हो पाएगी। ठीक है, साथ ही साथ दो सब्जेक्ट एक साथ लेके चलेंगे तो मोस्ट ऑफ 15 फेब तक हम ये दोनों टॉपिक दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की और लक्ष्मीकांत पॉलिटी की। ठीक है, अगले 20-25 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई स्टार्ट रहेगी। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री वो टाइम है जब भारत में यूरोपियों का आगमन हो रहा था। तो यूरोपियों का आगमन स्टार्ट तो हो गया था मुगल सत्ता जब भारत में राज्य स्टार्ट हुआ था उनका 1526 के बाद हुआ है। उससे पहले ही यूरोपीय कंपनियां, जो व्यापारिक कंपनियां थी, भारत में आने लगी थी 20-25 साल पहले। अगर 1500 ईस्वी के आसपास यूरोपीय कंपनी भारत आने लगी थी। उसी चीज़ को देखेंगे, कौन सी कंपनी भारत में पहले आई, उसके बाद कौन सी और दूसरी कंपनी आई, फिर धीरे धीरे और यूरोपीय देश इस पूरे होड़ में लग गए और एंड में किस तरीके से अंग्रेजों ने सभी को इस पूरे जो फील्ड था मार्केट का, यहाँ का इंडिया का, उसे आउट किया, कैसे उन सब पे विजय प्राप्त की और फिर भारत को अपने एक उपनिवेश के तौर पर यूज किया और 1947 तक भारत पर शासन भी किया। ठीक है, हम उस पूरी चीज़ को यहाँ से समझने के प्रयास करेंगे कि यूरोपियों का आगमन को समझेंगे, उन्होंने किस तरीके से, कौन कौन लोग प्रमुख थे उस पूरे व्यापार में, और कौन कौन से लोग आए भारत, ठीक, व्यापार करने यूरोप से, कौन कौन सी कंपनियां आई, कौन कौन से देश थे। फिर हम उसके ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ीकरण को, किस तरह स्टेबलाइजेशन किया ब्रिटिश शासन ने भारत में। दूसरी जो पहले कंपनियां आई थी ब्रिटिश यूरोप के देशों की, उनको कैसे आउट किया। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत में यूरोपियों का आगमन से। ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी इसमें, आप ये स्ट्रेटजी समझ लीजिए। जैसे मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, भारत में यूरोपियों का आगमन, तो इसमें हम पुर्तगाल के बारे में पढ़ाएंगे, पुर्तगालीज के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद डच, डेनमार्क, डच के बारे में, जो नीदरलैंड के निवासी थे उनके बारे में पढ़ाएंगे। फिर हम अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के बारे में पढ़ाएंगे। अंग्रेजों के काफ़ी समय बाद, लगभग 50-60 साल बाद फिर आए हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी आने के बाद फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में किस तरीके से युद्ध हुए हैं उनको समझेंगे। और साथ ही साथ भारत में जो उस टाइम पे शासन, जो क्षत्रिय शासक थे, जो मुगलिया सल्तनत के कमजोर होने के कारण उदय हो रहे थे, उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हैं अंग्रेजों के, उनको समझने का प्रयास करेंगे। आफ्टर दैट, जब इतना कुछ समझ लेंगे, फिर हम 1957 का जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध है, जहाँ पर सिराजुद्दौला बंगाल का जो नवाब होता है वो हार जाता है, फिर बक्सर का युद्ध हारते हैं। और फिर उसके बाद आप देखिए, हमने पॉलिटी में आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया है, किस तरीके वो पूरी घटनाक्रम पृष्ठभूमि बनती है उस एक्ट के लिए, उस रेगुलेटिंग एक्ट के लिए। वो चीज़ें हमें यहीं से समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम क्या स्ट्रेटजी हमारी रहेगी, जैसे ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, भारत में यूरोपियों के आगमन को ख़त्म करेंगे, 3 और 4 और 5 टॉपिक को, तो हमें 3-4 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दिमाग में। ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ीकरण के क्या कारण थे, भारत की कंडीशन क्या थी जब ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण हो रहा था, वो क्या परिस्थितियां बनी कि आसानी से ब्रिटिश सारी और कंपनियों को आउट कर पाए और खुद को स्टेब्लिश कर पाए इस इंडियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है ना, हम कार्य और कारण दोनों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और प्रमुख जो जो भी इम्पोर्टेंट्स पर्सन्स थे, पर्सनालिटीज़ थी डिफरेंट डिफरेंट ऑफ कंपनीज की, डिफरेंट कंट्रीज़ की जो कंपनी थे, उनके जो प्रमुख लोग थे, उनके बारे में भी देखते हुए चलेंगे, उनके अचीवमेंट को देखते हुए चलेंगे।
और उनके पतन को समझेंगे। बस हमें इतना इस पूरे टॉपिक से समझना है, और यहीं से क्वेश्चन अगर फ्रेम होगा तो हम इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इसको। थोड़ा ब्रीफ किया मैंने, और मैं जो टॉपिक खत्म करने के बाद आप PYQ जरूर लगाइएगा। PYQ में 2 सोर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। UPSC का एग्जाम आ रहा है 25 मई को, तो हमें 2 PYQ लेके चलने हैं। PYQ UP PCS के PYQ आप लगाइए, तो क्या होता है, वो क्वेश्चंस डायरेक्ट से आपको दिखाई देंगे। इजी क्वेश्चन होंगे थोड़े से, ठीक है, फैक्चुअल होंगे लेकिन इजी भी होंगे, तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ आपने जो पढ़ा उसके लगभग आप 60, 70 से 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं एक बार 2 बार पढ़ने के बाद। फिर उतना करने के बाद आप जब UPSC के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बना है तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस टॉपिक से। ठीक है, जब हम इतना कर लेंगे तो हमें एक चीज़ समझ में आ जाएगी यहाँ से कौन सा एरिया हमारे लिए ज़रूरी है, तो उसको हम एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। हमें क्या करना है, PYQ जहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है उस एरिया को बारंबार रिवाइज करना है अपने एग्जाम से पहले। ये अगर हमने एक काम कर लिया, लगभग 100, 150 के अराउंड में 100, 120 टॉपिक होते हैं, और UPSC के वो फेवरेट टॉपिक होते हैं, बार बार वहीं से क्वेश्चन बनाते हैं। आपको टॉप नहीं करना है, प्रीलिम्स में आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, तो आपको वो टॉपिक पर इतनी कर्री पकड़ होनी चाहिए कि क्वेश्चन अगर आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके क्वेश्चन वो गलत नहीं होते हैं। ठीक है, फिर भाई लक तो है ही, फिर वो थोड़ा बहुत लक तो हमेशा ही रहता है, लेकिन आप एक पहले रेस में आ जाइए कि हाँ आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। उस रेस में आने के लिए आपको जो जहाँ से क्वेश्चन UPSC पूछता है उन टॉपिक्स को पे अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री NCERT से पढ़ा रहा हूँ, तो एंशियंट हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था NCERT के साथ मैं एडवांस में आपको दृष्टि के बुक से पढ़ाता हूँ, जिससे कि वो पूरा टॉपिक आपका बहुत अच्छी होलिस्टिक वे में कवर हो जाए। वहाँ से देखिएगा, बौद्ध धर्म से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं UPSC ने, जैन धर्म से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं, मौर्य साम्राज्य में अशोक से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं। तो हमें इन टॉपिक्स पे इतनी अच्छी पकड़ आनी चाहिए। हड़प्पा से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं, तो जब आपको इन टॉपिक्स पे अच्छी पकड़ होगी तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं अगले लेक्चर में बात करेंगे और स्ट्रेटजी के लेके। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए। भारत में यूरोपियों का आगमन, ये पूरा जो पहला पैरा है इस बार में दिया गया है कि इतिहास को हमने क्या किया है, 3 भागों में बांटा है। ये हमने कालक्रम के अनुसार बांटा है। हमने क्या कर दिया, एंशियंट हिस्ट्री कर दिया, मिडिवल हिस्ट्री कर दिया और मॉडर्न हिस्ट्री कर दिया। तो हम एंशियंट हिस्ट्री को वहाँ से मानते हैं जहाँ प्राग ऐतिहासिक काल, जो पैलोलिथिक एज से लेकर जो गुप्त और गुप्तोत्तर काल का टाइम है, जो 4वीं 5वीं BC है, इवन 7वीं 8वीं BC तक का जो ईस्वी AD तक का जो टाइम है, 7th 8th AD तक का जो टाइम है, उसको हमने एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, 8वीं ईस्वी के बाद जो 800 ईस्वी के बाद जो टाइम है, 800 ईस्वी के बाद का जो टाइम है, और लगभग आपका अंग्रेजों के आने से पहले का टाइम है, जो यूरोपीय शक्तियों के कंपनियों के भारत में आने से पहले का समय है, वो लगभग 1750 के, जहाँ पे अंग्रेज पूरी तरह भारत में अब जीतना स्टार्ट करते हैं, प्लासी का युद्ध जीत लेते हैं, वहाँ तक के टाइम को मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत हम देखते हैं। उसके बाद जहाँ अंग्रेज भारत में पहली विजय प्लासी और फिर बक्सर का युद्ध जीतते हैं, उसके बाद से अभी तक का जो इतिहास है, आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उससे कल तक का जो इतिहास है, उसे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत 2 भागों में बांटते हैं, प्री इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो 1950 से लेकर 1947 तक इंडिपेंडेंट से पहले, और फिर 15 अगस्त 1957 के बाद का जो टाइम है उसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, अभी तक का जो टाइम है, तो इसमें यही बात की गई है। तो जो टाइम हम देख रहे हैं यूरोपियों के आगमन का, वो टाइम हमें समझना है उनके पूरी चीज़ों को, तो हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे उस कालखंड में जाना होगा जिसे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं। तो मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के उस कालखंड में हम देखें
भारत पर शासन कर रहे थे उस टाइम पर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ठीक है। लोदी वंश का शासन था उत्तर भारत में, दिल्ली की गद्दी पर। और साउथ इंडिया में एक जगह है जिसका नाम है कालीकट, जहां पर शासन कर रहा था जैमोरिन, ठीक है। शासन कर रहा था जैमोरिन। भारत से लगभग हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में एक देश है जिसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल, यहां से एक बंदा चलना स्टार्ट करता है, उसका नाम है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, जो कि 17 मई 1498 को चलना स्टार्ट करता है पुर्तगाल से और पहुंचता है यहां से कालीकट, ठीक है। तो ये पहला यूरोपीय बंदा था, पहला यूरोपीय बंदा जो मिडिवल इंडिया, मतलब एक तरीके से भारत में आता है। कहाँ से होते हुए आता है? ये होते हुए आता है कैप ऑफ गुड होप से, थ्रू केप ऑफ गुड होप। ये केप ऑफ गुड होप कहाँ है? ये साउथर्न पॉइंट है साउथ अफ्रीका का, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे निचला वाला हिस्सा। और किसकी सहायता से आता है? ये आता है अब्दुल माजिद, एक पायलट होता है, गुजराती पायलट, उसकी सहायता से कालीकट पहुंचता है, जहां जैमोरिन उस टाइम उसका स्वागत करता है, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ था यूरोप में? यूरोप में क्या होता है? आर्थिक रूपांतरण होता है। ये सब क्यों हो रहा था? ड्यू टू इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के कारण क्या होता है? वहां पर दो चीजों में प्रगति होती है। एक तो होती है विनिर्माण में, ठीक है, और एक व्यापार में। किसके कारण? ये दोनों भी किसके कारण हो रहे होते हैं? ड्यू टू टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में एक तरीके से विकास होता है, और जिसके कारण जो व्यापार है, विनिर्माण है, इसमें एक विस्मयकारी तीव्र प्रगति आ जाती है। तो उसके कारण होता क्या है? ड्यू टू इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? यूरोप के देश, खासकर पुर्तगाल को चाहिए था कच्चा माल, और इस कच्चे माल का जब विनिर्माण वो लोग कर देते हैं तो उसको बेचने के लिए उनको चाहिए थे बाजार। इनको चाहिए थे बाजार, और साथ ही साथ पुर्तगाल में ईसाई धर्म था, और इस ईसाई धर्म को भी, इनको ईसाई मत को भी प्रचार प्रसार करना था। प्रसार करना था, तो इनको आना, इसके लिए ये पूरब की तरफ मूव किए, ठीक है। ये कुछ कारण थे। होता ये है, वहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, विनिर्माण और व्यापारी क्षेत्र में बहुत प्रगति हो जाती है, तीव्र प्रगति हो जाती है। तो विनिर्माण जो होता है उसके लिए उन्हें कच्चा माल चाहिए था, कच्चा माल के साथ साथ उनको बाजार चाहिए थे जहाँ वो उन सामानों को बेच सकें, के लिए उपनिवेश चाहिए थे।
इसीलिए ये वास्को डी गामा है, ये लोग नए नए मार्गों की खोज करते हैं। कुछ लोग ईस्ट की तरफ चले गए तो वो भारत और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में पहुंच गए। कुछ लोग वेस्ट की तरफ पहुंच गए, चले गए तो ब्राज़ील और जो साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। अब बात यह आती है, क्या भारत के साथ ये यूरोप के पहले कोई संबंध नहीं थे? जब हम अभी मौर्य काल पढ़ेंगे, और मौर्य काल में जब हम पढ़ेंगे अशोक को, तो हम देखेंगे कि जो एथेंस है और उसके आसपास की जो जगह हैं, या फिर जहाँ से वो आया था, कौन आया था, महान सिकंदर, ठीक है। तो यूरोप के साथ भारत के पहले से ही व्यापारिक संबंध रहे हैं प्राचीन काल से। मिडिवल इंडिया में हमें जो चीज़ देखने को मिलती है वो मिलती है इटली के साथ व्यापार। इटली भारत के साथ व्यापार कर रहा था, या पूर्व के साथ जो भारत है उस कंट्री के साथ व्यापार कर रहा था। तो इटली क्या करता है, इटली का ही एक यात्री होता है मार्को पोलो, ठीक है। इटली का यात्री होता है मार्को पोलो, जो कि 1254 से 1324 के बीच का टाइम है उसका। वो चीन की यात्रा पे आता है, और चीन की यात्रा पे आके वो जब यहाँ से वापस जाता है तो ये पूरब की तरफ भारत, चीन और जो पूरब के देश हैं उनकी समृद्धि, उनकी धन संपदा के बारे में यात्रा वृत्तांत लिखता है। ये यात्रा वृत्तांत पूरब की जो देश हैं जो अभी नए नए ऐसे उपनिवेश ढूंढ रहे हैं जहाँ उन्हें कच्चा माल मिल सके, जहाँ वो अपने सामान को आसानी से सेल आउट कर सकें, जहाँ वो आसानी से व्यापार कर सकें, उससे अधिक मुनाफा कमा सकें, वो पूरब की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इटली जो कि 11वीं शताब्दी से ही भारत के साथ उसके व्यापार के एकाधिकार रहे थे, तो वो दो मार्गों के साथ भारत के साथ व्यापार कर रहा था। एक मार्ग था स्थल, एक था तुम्हारा समुद्री मार्ग। स्थल मार्ग कौन सा था? देखिए, जो जिनोवा है या वेनिस है इटली का, वहाँ से होते हुए सबसे पहले वो मिडिल तुर्किया आते थे, कुस्तुतुनिया, और तुर्किया से होते हुए फिर वो ईरान, ईरान से फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से होते हुए भारत आ सकते थे, या फिर ईरान से होकर अडन की खाड़ी, अडन की खाड़ी से नीचे से गुजरात, गुजरात और इस एरिए में आसानी से पहुंच जाते थे। दूसरा उनका रास्ता जो था वो रास्ता था रेड सी से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान जो दूसरा रास्ता था वो कि मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाते थे लाल सागर से होते हुए, फिर अलेक्जेंड्रिया से भूमध्य सागर से होते हुए इटली में पहुंच जाते थे। जो 15वीं-16वीं शताब्दी थी तो यूरोप में हुआ क्या, वहाँ पुनर्जागरण का दौर था, ठीक है। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो हम पुनर्जागरण से बहुत ही नए नए विद्वान पैदा हो रहे थे, नए नए प्रश्न पूछने वाले पैदा हो रहे थे। तो पोप की सत्ता को भी ये यहाँ पे थोड़ा सा हिलाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए उनके विश्वविद्यालय में जिन्होंने क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया, और जिसके कारण क्या हुआ, उनके साहित्य में, उनके विभिन्न कलाओं में जो ये पुनर्जागरण संबंधी विचार थे वो स्पष्ट अभिव्यक्ति होने लगी। व्यापारी, व्यवसायी, बैंकर्स, नए एकदम मध्यम वर्ग का उदय, जो कि पूंजीवाद के जनक माने जा सकते हैं, को जन्म देने वाली यही वर्ग थे। तो ये सामंतवाद कॉन्सेप्ट है वो ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो गया, पूंजीवाद में, ठीक है, व्यापार में, बैंकर्स में। तो वो क्या रहा था, ये पूरे व्यापार पर, पूरब के व्यापार पर इटली का वर्चस्व था, और बाकी यूरोपीय देशों को जो भी चीज़ें जा रही थी वो इटली के थ्रू जा रही थी, ठीक है, इटली के थ्रू अन्य देशों तक पहुंचती थी। और इटली यूरोप के कई देश
जो व्यापार क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे, वे 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका से होकर पूरब की ओर जाने वाले वैकल्पिक मार्गों की खोज करने लगे। और इसी टाइम क्या होता है, एक और घटना घटित होती है। घटना ये घटित होती है, जो अरब कंट्री है, अरब कंट्री क्या करती है, यहाँ पर बहुत सारी जगहों को अरब कंट्री जीत लेती है, अरब वाले लोग जीत लेते हैं कि मुसलमान लोग, जिसके कारण जो इटली का व्यापार था इस मार्गों से, वो अब जैसे अडन की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, हरमुज है, ये अडन और गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ पर्शिया है, यहाँ से जो व्यापार हो रहा था ये इफेक्टेड होने लगता है। जब ये इफेक्टेड होने लगता है, अब दूसरे जो यूरोपीय कंट्री होते हैं वो अन्य वैकल्पिक मार्ग की खोज करना चाहते हैं। इसके लिए पुर्तगाल में एक बंदा है, पुर्तगाल में कुछ राजकुमार पैदा होते हैं, इसमें राजकुमार हेनरी प्रमुख थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन, जिन्हें पुर्तगाल के नाविक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपना पूरा जीवन समुद्री खोजों में ही लगा दिया। तो उसके अलावा और क्या चीज़ें की इन्होंने विनिर्माण में, इन्होंने देखिए टेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ें की थी, वो मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ। इन्होंने कंपास बनाना स्टार्ट किया, नक्शा बनाना स्टार्ट किया, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रण, नक्शा, कंपास, बारूद जैसी प्रौद्योगिकियों को, उपलब्धियों को खोजने में सहायता प्रदान की। हुआ ये जो ये पुनर्जागरण का अभ्युदय था, जो पैदा होना, कृषि में कम निवेश वाला, मतलब कृषि की तरफ आपको निवेश कम लगा रहे थे लोग, विनिर्माण की तरफ ज़्यादा, पूंजीवादी की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे थे। तो दे नीड, मैंने आपको पहले बताया, कच्चे माल की इनकी आवश्यकता पड़ी, नवीन बाजारों की आवश्यकता पड़ी, पूरब की ओर जो उनकी धन संपदा का जो यात्रा वृतांत मार्को पोलो से सुन चुके थे, इटली इतना संपन्न हो गया था उसको देख रहे थे, तो इनकी लालसा बढ़ी। साथ ही साथ ईसाई मत के प्रसार के को उत्कट इच्छा भी इनके अंदर आई, जो पुरानी सामंतवादी व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था पूंजीवाद ने ले ली थी। और इस प्रकार यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां भारत के तरफ अग्रसर हुई। ये सब रीजन थे जिससे यूरोपीय देश भारत की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, भारत। अब पहली जो कंट्री है वो है पुर्तगाल। ठीक है, 6वीं शताब्दी में तो भारत की तरफ जो पहली कंट्री है वो है पुर्तगाल। 6वीं शताब्दी के अंत तक ग्रीस, रोम जैसे यूरोपीय देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापार संबंध थे, लेकिन रोमन साम्राज्य के पतन के कारण ये जो यूरोपीय देश और भारत के मध्य चले आ रहे निष्कपट संबंध में एक गैप आ गया था, जिसे आगे चलकर 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा ही भरा गया। तो हुआ क्या, मैंने आपको जो बताया था, समुद्री मार्ग की खोज और पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों में वास्को डी गामा जो के आगमन से कई शताब्दियों पूर्व यूरोपीय यात्री यात्रा करते रहे थे। भारत में वास्को डी गामा के आगमन से पूर्व भी कई यूरोपीय व्यक्ति भारत तक यात्रा करते रहे थे। वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जो कैप ऑफ गुड होप होकर भारत पहुंचा 17 मई 1498 में। वो पहुंचा कालीगढ़, जहाँ का शासक मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ शासन कर रहा था जैमोरिन। और इसने भारतीय इतिहास को की दशा को बहुत ही गहरे तरीके से प्रभावित किया। हुआ ये 15वीं शताब्दी में जो इटली का व्यापार था उससे पुर्तगाल ईर्ष्या करने लगा और उस लाभदायी व्यापार में खुद भी हिस्सा
प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करने लगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अरब ने मिस्र को हुआ पर्सिया पर 7वीं शताब्दी पर क्या किया था, वहां पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो भारत और यूरोप के मध्य जो सीधे संचार के संपर्क थे वो टूट गए थे। अब वो मध्यवर्ती अरब के द्वारा ये सारी चीजें प्राप्त करते थे, तो ये अब तो व्यापार में जो उन्हें मुनाफा होने वाला था वो नहीं हो रहा था। तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है। एक बंदा है पुर्तगाल का, उसका नाम है राजकुमार हेनरी, जो मैंने आपको अभी बताया, और इसको बोलते हैं पुर्तगाल का नाविक। पुर्तगाल का नाविक, उसने अपना सारा जीवन समुद्री खोज में समर्पित कर दिया। और इसी व्यक्ति ने क्या किया, पुर्तगाल के नाविक ने एक बंदा छोड़ा भारत की तरफ, उसका नाम था बार्थो, मतलब उसने क्या किया, इस समुद्री मार्ग की खोज कर लें, बार्थोलोम्यो डियाज। इस डियाज को आप याद रखिएगा। ये डियाज क्या करता है, 1487 में कहां तक पहुंचता है, केप ऑफ गुड होप तक। केप ऑफ गुड होप तक ये आता है, लेकिन यहां से ये वापस चला जाता है, वापस इससे आगे नहीं जाता है, इससे वापस चला जाता है 1488 में, ईस्वी में वापस चला जाता है। ठीक है, 1488 में वापस चला जाता है। तो अभी भारत की खोज तो नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने लास्ट पॉइंट ऑफ जो साउथर्न पॉइंट ऑफ अफ्रीका को पॉइंट प्राप्त कर लिया था। तो इसके लगभग 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद एक और बंदा, साहसी बंदा पुर्तगाल से निकलता है, इसका नाम था वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा क्या करता है, उसी रास्ते का फॉलो करता है जिस रास्ते को फॉलो किया था बार्थोलोम्यू डियाज ने, और पहुंच जाता है केप ऑफ गुड होप को। कैप ऑफ गुड होप पहुंचने के बाद, अब भारत पहुंचने के लिए इसको मैंने आपको बताया, एक गुजराती पायलट मिलता है। कौन मिलता है, गुजराती पायलट, इसका नाम है अब्दुल माजिद। इसकी हेल्प से ये पहुंचता है कालीकट, और जहां शासन कर रहा होता है जैमोरिन, हिंदू शासक था ये उस टाइम तो इसका स्वागत करता है। ठीक है, लेकिन बाद में आप देखेंगे यही जैमोरिन कैसे विरोध करने लगेगा इस पुर्तगाली लोग, व्यापार लोगों का। कहते हैं इसके, अब एक चीज है कि जो भी यूरोपीय शक्ति भारत आई वो डायरेक्ट यहाँ उपनिवेश स्थापित नहीं कर पाई, जबकि जो अगर साउथ अमेरिका, अमेरिकन कंट्रीज की तरफ गई, पश्चिम की तरफ गई, तो अमेरिका में उन्होंने ऐसा डायरेक्ट वहाँ उपनिवेश स्टार्ट कर दिया। क्या कारण थे, भारत में उस टाइम भले कोई केंद्रीय शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो क्षेत्रीय शक्तियाँ भारत में राज्य कर रही थी, यहाँ पर प्रशासन और राजनीति दोनों चीज़ें थी। साथ ही साथ यहाँ पर अरब देश के जो मुसलमान थे उनके साथ व्यापारिक संबंध थे, तो सबसे पहले उनको उस व्यापार से अरब मुसलमानों को आउट करना था, और स्वयं को समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो इनकी टेक्नोलॉजी थी जहाज बनाने की,
ठीक है। और जो इनकी बारूद का काम, कंपास बनाना, जो भी इनकी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें थी, इन्होंने सबसे पहले जो अरब सागर में और इसके आसपास हिंद महासागर में जो कंट्रोल था अरब मुसलमान नाविकों का, उनको, व्यापारियों को आउट करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, कालीकट ये पहुंचा तो पुर्तगाल डायरेक्ट उपनिवेश क्यों स्टार्ट नहीं कर पाया इंडिया में, इसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया ये चीज़ें। तो अरब वालों को आउट करते हैं, अरब मुसलमानों को यहाँ से हटाते हैं, 15 साल लग जाते हैं लगभग उनको। उसके बाद जब वो सारा दमनात्मक और उनके जहाज़ों को लूट लेते हैं, तब वहाँ का शासक मैनुअल प्रथम 1501 में स्वयं को फारस, अरब और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर देता है। ठीक है। अब व्यापार से शासन तक कैसे पहुंचेंगे हम इसको देखेंगे। अभी जो पुर्तगाल का शासक था उसने देखा कि जब वास्को द गामा लिस्बन, जो कि कैपिटल ऑफ पुर्तगाल है, वहाँ वापस आता है, वहाँ आके देखता है कि बहुत सारी चीज़ें वो भारत से बहुत अच्छा मुनाफा कमा के लाता है। तो वो क्या करता है, सबसे पहला जो बंदा वास्को ड गामा के बाद जिसको वहाँ का सम्राट भारत भेजता है, उसका नाम होता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। याद रखिएगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को हम जानते हैं ब्राज़ील की खोज के लिए, ब्राज़ील को खोजा था इसने। इस बंदे को बार्थोलोम्यू डियाज के साथ भारत भेज दिया जाता है और बड़ा एक 13 जहाज और 1200 लोगों की बड़ा खेमा भेजते हैं। लेकिन होता क्या है, जब अल्वारेज कैब्राल भारत में कालीकट पहुंचता है, कालीकट पहुंचा, जैमोरिन उसका स्वागत नहीं करता है, जैमोरिन से होता है युद्ध, युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है जैमोरिन से। जैमोरिन से करता है युद्ध और कैब्राल ने कोचीन और कन्नूर में व्यापार सुनिश्चित करने हेतु कालीकट को छोड़ दिया। तब पेड्रो कैब्राल क्या करता है, इस युद्ध के कारण, इसके कारण कालीकट को छोड़ फोकस करता है कोचीन और कन्नौर या कन्नूर पर। ठीक है। और काफ़ी बड़े मुनाफे के साथ भारत लौटता है, भारत नहीं, लिस्बन लौटता है, सॉरी। अब यहाँ के इस कैब्राल के विजय के बाद, इसके बाद जो दूसरा बंदा फिर से भारत की तरफ मूव करते हैं, वो सेकंड नंबर पे आते हैं वास्को ड गामा। अब क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है, वास्को ड गामा भारत केवल एक बार आए थे। भाई आप लोग सोचेंगे एक बार तो आए थे, कंफ्यूजन पैदा करेगा। ठीक है, तो आपको जब बार बार पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। एक तो 1498 में वास्को ड गामा एक बार आते हैं, उसके बाद 1502 में भी दोबारा से वास्को ड गामा कालीकट पहुंचते। कहाँ पहुंचेंगे? कालीकट। क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे कि पहली बार जब वास्को ड गामा भारत आए थे, कालीकट में जैमोरिन का स्वागत किया था, लेकिन जब पेड्रो अल्वारेज कैब्राल
कालीकट पहुंचते हैं तो उनको युद्ध में युद्ध करना पड़ता है जैमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से। अरब वाले उनसे बढ़ जाते हैं क्योंकि व्यापार का कॉन्सेप्ट था सारा ना। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल एक कुशल व्यक्ति था, एक अच्छा दिमाग वाला व्यक्ति था। उसने क्या किया, कालीकट में उलझने के बजाय उसने कोचीन और कन्नूर पे फोकस किया और उन जगह पर अपने व्यापार को सुरक्षित किया। ठीक है, क्योंकि अभी व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आ रहे हैं। ईसाई मत इनका छिपा हुआ एजेंडा है, लेकिन अभी इनको व्यापार करना है। शासक बनने तक का हम दौर देखेंगे इनका। फिर सेकंड नंबर पे वास्को डी गामा 1502 में फिर कालीकट पहुंचते हैं। वो सोचते हैं कि कालीकट पहुंचेंगे और जैमोरिन से अपने मित्रतापूर्व संबंधों का यूज करेंगे, लेकिन जैमोरिन के संबंध अब मित्रतापूर्वक नहीं होते हैं। जैमोरिन स्वागत नहीं करता। ठीक है। अब पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुत्ता हासिल करने की महत्वाकांक्षाओं के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देश, विशेष रूप से अरब के व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू किया और यहाँ तक का उनका उत्पीड़न करना। अब जब स्वागत नहीं करते हैं तो इनका माथा खनकता है, तो ये क्या करते हैं, अब अरब व्यापारियों को व्यापार से अलग करना स्टार्ट करते हैं। इनको ये बात समझ में आ चुकी है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि व्यापार तभी इनको कर पाएंगे जब ये अरब मुस्लिम जो व्यापारी हैं उनको व्यापार से आउट कर देंगे। उसके लिए ये क्या करते हैं, जो अफ्रीका का पूर्वी कोस्टल एरिया है वहाँ पर अड्डे बनाते हैं। इनको फितौरियाँ कहते हैं। फितौरियाँ शब्द याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। व्यापारिक अड्डे होते हैं, समुद्री अड्डे होते हैं, जहाँ बेड़े होते हैं ना, जहाज होते हैं, उनको समुद्री बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। और जो व्यक्ति इन फितौरियों पर कब्जा करके रखता था, नौसेना के वर्चस्व को कायम रख सकता था। ठीक है। पुर्तगालियों ने क्या किया, इस समुद्र पारीय विस्तार के लिए विशेष रूप से समुद्री पूर्वी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया, क्योंकि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से ही शासन तेजी से गोलकुंडा का शासक, बीजापुर का शासक, जहाँ से वो गोवा जीतेंगे। अब देखिए अभी, और उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। हुआ क्या, जब पेड्रो अल्वारेज कैब्राल और फिर बाद में वास्को डी गामा ने भी कोचीन और कन्नूर पे ही फोकस किया अपना, और अरब वाले जो व्यापारी थे उनको आउट करना स्टार्ट किया, तब भी हिंदू शासक जैमोरिन पुर्तगालियों की मंशा से ज़्यादा चिंतित नहीं हुआ। ये दैट इज द मेन फॉल्ट। लेकिन जब जैमोरिन ने अपने बंदरगाह से मुस्लिम जो अरब व्यापारी थे उनको हटाने से मना कर दिया, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, वहाँ गोलाबारी स्टार्ट कर दी। उन्हें पता लग गया कि जब तक अरब व्यापारियों को यहाँ से खदेड़ेंगे नहीं, ये पूरा एरिया अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे, वो भारत के साथ एक अच्छा व्यापार नहीं कर पाएंगे। उसी कड़ी में तो अब देखो, यहाँ से किला बनाना स्टार्ट करेंगे ये, कि फैक्ट्री बनाते ना, जब आप व्यापार कर रहे हो किसी देश में आके आप फैक्ट्री बनाओगे, अपने पूरा वेयर हाउसेस रखोगे, उसी के लिए आप देखिए कोचीन राज्य के मालाबार क्षेत्र में अपना पहला किला बनाया। ये नोट करके लिख सकते हैं आप लोग, नोट, कोचीन के मालाबार क्षेत्र में पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनाया। देखो यार, हिस्ट्री हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, मजे लेते हुए पढ़ते हैं।
कि चीज़ों को कोरिलेट करेंगे, क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तभी मज़ा आता है। तो अब हम देखेंगे कि तीसरा बंदा कौन है। पर्सन्स, मैंने जो आपको बात की थी प्रमुख पर्सन्स कौन कौन से थे, तो उनमें अब तीसरा जो बंदा आता है उसका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब देखो ऐसे नाम याद रख लीजिएगा, हो सकता है यूपीपीसीएस नेक्स्ट ईयर इसी तरीके क्वेश्चन फॉर्मेशन कर दे कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया पुर्तगाली महत्वपूर्ण व्यक्तियों में, जिसने व्यापार से शासन तक का उनका एरिया मतलब इस्टेब्लिश किया। तो इस बार उन्होंने ऐसे ही क्रम वाइज क्वेश्चन किए हैं फॉर्मेशन, ठीक, क्रोनोलॉजी टाइप में क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन बनाए। तो अल्मेडा के बारे में बात करते हैं। ये अल्मेडा आता है भारत 1505 में, क्या बन के आता है, गवर्नर। गवर्नर गवर्नर बन के भारत में आता है, ठीक है, 3 वर्षों के लिए। और इसको एक काम दिया जाता है कि पुर्तगाली हितों की रक्षा करे और पर्याप्त सुविधा और शक्ति प्रदान की गई। तो इसको एक काम क्या दिया गया था, इसको काम दिया गया था जो अदन, गल्फ ऑफ अदन है, आरमूज है, और मलक्का। मलक्का स्ट्रेट कहाँ पे है, जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज है ना, मैं आपको दिखाते हैं। मलक्का स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। मलेशिया है ना, मलेशिया और सुमात्रा, इन दोनों के बीच में से जहाँ से एक स्ट्रेट, मतलब जहाँ दो वाटर बॉडीज आपस में मिलती हैं, देखो ज्योग्राफी की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। स्ट्रेट वो उस जगह को बोलते हैं जहाँ दो बड़ी वाटर बॉडीज एक दूसरे को मिला रही होती हैं, जो पानी की धारा, उसको हम स्ट्रेट बोल देते हैं। मलक्का स्ट्रेट सिचुएटेड इन मलेशिया एंड सुमात्रा के बीच में है। इस पे कब्जा करने की बात की गई। और गल्फ ऑफ अदन, अदन जहाँ पर से आपका मिस्र और ऊपर के जो कंट्रीज उसको कवर करने की बात की गई। और आरमूज, हारमूज या आरमूज, ठीक है, इट इज़ द गल्फ ऑफ ओमान वाली एरिया को भी कैप्चर करने की बात कही गई। इसको ये 3 काम दिए गए। 3 काम इसके देख लीजिए क्या काम थे। काम दिए गए इसको कि देखो आप अदन को, आरमूज को, हरमूज को और मलक्का स्ट्रेट को कब्जा करेंगे इस पे। ये 3 काम इसको दिए गए। और इन पे कब्जा करने का मतलब था मुस्लिम व्यापार को नष्ट करना, मुस्लिम व्यापार को नष्ट कर देना। उसे अंजादीब, कोचीन, कन्नौर और किलवा में किलेबंदी की सलाह दी गई। इसके अलावा एक और काम मिला, वो काम था उसको अंजादीब एंड किलवा, अंजादीब, किलवा एंड कोचीन कन्नौर में किलेबंदी। वेस्टर्न घाट पर किलेबंदी की बात बोली उसको कि आप क्या करो कि वेस्टर्न घाट पे जाओ और किलेबंदी करो, ये सलाह दी गई। हो क्या रहा था कि वेनिस जो इटली के व्यापारी थे, जिसका लाभदायक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में पड़ गया था, द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर इटली यहाँ पर फिर से एक उसमें आता है, रोल में आता है और कोशिश करता है जो पुर्तगाली व्यापार इतनी तेज़ी से भारत को पूर्वी व्यापार को अपने कब्जे में ले रहा था, उसको आउट किया जाए। तो अब क्या करता है, वो एक तरह का संधि करता है मिस्र के ममलुक, जहाँ के जो शासक होते हैं ममलुक, उनसे, ठीक है, ममलुक से शासन से दोस्ती कर लेता है। और यहाँ पर होता है और गुजरात के, तो 2 लोग मिलकर क्या करते हैं, गुजरात की नौसेना और मिस्र दोनों मिलकर फ्रांसिस से लड़ाई करते हैं।
मिस्र के शासक एंड गुजरात की नौसेना। ये दोनों मिलकर किसके उकसाने पर, इटली के क्या करते हैं, युद्ध। और इस युद्ध को बोलते हैं चोल का प्रथम युद्ध, जो कि लड़ा जाता है 1508 में। तो ये संयुक्त सेना से जो इटली द्वारा उकसाई गई थी, प्रथम चोल का युद्ध होता है। और इस युद्ध में एक घटना होती है, वो होती है कि अल्मेड़ा हारता है, अल्मेड़ा हार जाता है। और दूसरी घटना होती है, तो ये होती है, दूसरी होती है अल्मेड़ा का पुत्र। तो पहले जो चोल का युद्ध होता है, जिसके द्वीप के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, कि जो द्वीप समूह है जो गुजरात के आसपास ही है, उसके लिए ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि इनकी हार हो जाती है अल्मेड़ा की। और इनके पुत्र लॉरेंको डी अल्मेड़ा मारा जाता है इस युद्ध में। ठीक है, तो होता क्या है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा इस बात से बहुत दुखी होता है। और इसके बाद होती है फिर सेकेंड युद्ध होता है। और इस बार चोल के द्वितीय युद्ध में, जिसे द्वीप के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, 1509 में संयुक्त सेना हार जाती है, की हार होती है। और इस प्रकार द्वीप पुर्तगालियों के कब्जे में आ जाता है। और जो इटली चाह रहा था वो काम पूरा नहीं हो पाता है। और यहाँ से एक नई व्यवस्था स्टार्ट होती है, जिसका नाम है नई व्यवस्था का नाम है, एक नोट करके ही लिख सकते हैं आप इसको भी, वो है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी है कार्टेज व्यवस्था। इसमें क्या होता है, जो भी लोग इस क्षेत्र से जहाज लेके जाएंगे, तो उनके जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ये परमिट देते थे, एक तरीके लाइसेंस देते थे कि भैया हम जाने देंगे आपको, आप हमसे लाइसेंस एक तरीके कर लेते थे, एक तरीके से वसूली करते थे। ठीक है, इसको इन्होंने बोला ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी कि इस पूरे क्षेत्र में इनका कंट्रोल है, इनकी मर्जी के बिना कोई भी अपना जहाज पानी में नहीं उतार सकता। जब तक अगर उतारेंगे तो उसको कैप्चर कर लेंगे या उसको नष्ट कर देंगे। ठीक है, इसको बोला कार्टेज व्यवस्था या ब्लू वाटर व्यवस्था। तो इससे इन्होंने हिंद महासागर में प्रभुत्व हासिल कर लिया था। अब चौथा व्यक्ति जो पुर्तगालियों की शक्ति को और सुदृढ़ करने के लिए भारत की तरफ आता है, उनका नाम होता है अल्फेंजो डी अल्बुकर्क। और ये सबसे महत्वपूर्ण पर्सन होता है जो भारत में जो पुर्तगाली स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, क्वेश्चन पूछा भी गया है तो आप बताइएगा अल्बुकर्क, अल्फेंजो दी अल्बुकर्क। इन्होंने क्या किया था वो मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। जो गोवा वाला एरिया होता है, इसको ये जीत लेते हैं बीजापुर के सुल्तान से। और सिकंदर के बाद ये पहला टाइम होता है कि कोई यूरोप की कंट्री भारत में किसी क्षेत्र को जीत लेती है। वो अल्बुकर्क की ही देन थी। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज़ करते हैं, वो कहते हैं कि अगर यहाँ की चीज़ों पर अपना कंट्रोल रखना है तो आप पहले क्या करो, यहाँ की महिलाओं से शादी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ की महिलाओं से शादी करोगे तो आप आसानी से इस पूरे क्षेत्र पर व्यापार और शासन कर सकते हो। तो ये व्यापारी से कैसे धीरे धीरे अब कन्वर्ट हो रहे हैं शासक के तौर पर। और यहाँ पर आप देखेंगे जब आप गोवा जाएंगे, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा, तो वहाँ पे आप चर्च देखते हैं, बहुत सारे चर्च बने हैं। तो ये इन्हीं की देन है। अल्फेंजो
डी अल वुकर्क। कभी कोई क्वेश्चन, पुर्तगाल कैसे भारत में प्रवेश किया क्या, तो ये इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का ब्रीफ में बताते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन में आप को अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे, आपको एडिशनल मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। और प्रीलिम्स के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस जगह है ही। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये महत्वपूर्ण जगह बनती है, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, बिटवीन द लाइन डायरेक्ट लाइन पूछ लेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको देखिए। तो अल्फेंसो दी अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगाली सम्राट गवर्नर बना के भेजते हैं, ठीक है। अल्मेडा का स्थान ये लेते हैं और इनके पास एक बहुत बड़ी व्यापक और बड़ी रणनीति होती है। अपनी मृत्यु से पूर्व ये क्या करते हैं कि पुर्तगाली साम्राज्य को यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हिंद महासागर के सभी प्रवेश द्वारों पर अपना बेस स्थापित करना होगा इन्हें, ये बात रखते हैं। तो पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में द्वितीय गवर्नर, जो सेकंड गवर्नर अल्फेंसो दी अल्बुकर्क की निर्णायक भूमिका रहती है। ये कब आते हैं, पहले शुरुआत में जब भारत आते हैं 1503 में आते हैं एज ए स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर, कमांडर के तौर पर। 1509 में इनको गवर्नर बना दिया जाता है भारत का, और ये 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगाली सत्ता को स्थापित करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। इनके लिए महत्वपूर्ण इनके कार्य देखिए। 1509 में मिस्र के जो ममलुक होते हैं उनको हराकर द्वीप पर कब्जा, ठीक है, द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं पहला। फिर दूसरा काम इनका रहता है 1510 में ये बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लेते हैं, ठीक है, गोवा भी जीत लेते हैं। अलेक्जेंडर के बाद ये पहला, मैंने आपको बता दिया, पहला क्षेत्र था। गोवा अपने सामरिक और प्राकृतिक दृष्टि से एक बंदरगाह था जो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। यहाँ से पुर्तगाली मालाबार नियंत्रण पर अच्छी तरीके से उन्हें फितौरिया के तौर पर भी यूज करने लगे थे, एक अड्डा जहाँ से ये सभी चीज़ों पर कंट्रोल कर पाए। दक्षिण के राजाओं की नीतियों का निरीक्षण भी करते थे। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की भूमि और दमन, रजौरी, दभोल के बंदरगाहों पर भी कब्जा करने में सफल हुए। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ शादी करने की नीति अपनाई और 1515 में मलक्का और हॉर्मुज पर एक पुर्तगाली स्थापत्य कायम हो गया। और नीतियों में क्या था, हिंदू महिलाओं से शादी, सेकंड जो मलक्का स्ट्रेट था और हारमुज स्ट्रेट जो हैं, जितने भी प्रवेश द्वार थे जो हिंद महासागर और इस एरिया में आ सकते थे, उन सब पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया। इसके लिए उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो सोकोत्रा द्वीप है, कहाँ है सोकोत्रा द्वीप, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में, सुमात्रा, सचिन दुर्ग और श्रीलंका में कोलंबो, इत्यादि में क्या किए, यहाँ पर किले बना लिए, ठीक है, किले का निर्माण किया इन्होंने। उसके अलावा भी जो और कंट्रीज थी, जैसे कि थाईलैंड या पेगू में संपर्क स्थापित किए और चीन के साचुआन में द्वीप पर बस्ती बसाई। सांचुआन में एक बस्ती बसाई
कब बसाई दी है? 1518 में। तो इससे क्या हुआ कि अल्बुकर्क के समय पुर्तगाल भारत में मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में उभरे। ठीक है, इनका ये योगदान रहा। उसके बाद नंबर आता है तो थाईलैंड पेगु संपर्क, चीन के सांचुआन में बस्ती में इन्होंने अपनी बस्ती बना ली थी। अब इसी में पांचवा जो व्यक्ति आता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बाद, उनका नाम है नूनो दा कुन्हा। भारत में नूनो दा कुन्हा वायसराय का जो कालखंड है वो 1529 के आसपास का, जब मुगलिय सल्तनत भारत में आ गई थी। बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी को हराकर जीत लिया था। तो एक वर्ष के पश्चात भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को, इसमें जो पहला परिवर्तन इसने किया वो परिवर्तन था मुख्यालय को लेकर। उन्होंने कोचीन से कहाँ लेके गए उस मुख्यालय को? गोवा। कोचीन से गोवा लेके गए। चूंकि गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान, तो यहाँ पे एक कहानी मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ। हो क्या रहा था, गुजरात में बहादुर शाह शासन कर रहा था गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात पे अटैक करते हैं हुमायूं जो है वो जो मुगलों के अगले बादशाह होने वाले थे, वो यहाँ पर अटैक कर देते हैं। ठीक है, हुमायूं यहाँ पर अटैक कर देते हैं। तो हुमायूं के अटैक से बचने के लिए बहादुर शाह हेल्प लेते हैं पुर्तगालियों की, और उसके हेल्प के एवज में उनको बेसिन द्वीप सौंप देते हैं। पुर्तगालियों को। तो उन्होंने उन्हें द्वीप में बेस प्रदान करने का भी वादा किया था। चूंकि पुर्तगालियों के साथ बहादुर शाह के संबंध काफ़ी अच्छे बने रहे, और तब तक बने रहे जब तक गुजरात से हुमायूं वापस नहीं चले जाते हैं 1536 में। फिर क्या होता है, शहर के लोग क्या करने लगते हैं, पुर्तगालियों की मनमानी या उनसे थोड़ा सा कहते हैं अब तो हमारा काम निकल गया, अब हमें पुर्तगाली नहीं चाहिए। तो इसलिए वो पुर्तगालियों से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब बहादुर शाह भी एक विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। यूपीएससी ने इसी जगह से क्वेश्चन बनाया 2023 के पेपर में, और उन्होंने यहीं से पूछा कि वो गुजरात का शासक बताइए जिसको एक जहाज पे बुलाकर मार दिया गया था। 1537 में नूनो दा कुनो उनको एक जहाज पे बुलाते हैं, और जहाज पे बहादुर शाह को मार देते हैं। तो नूनो दा कुना बहादुर शाह जफर को जहाज पे बुलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था। देखिए सीधा क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर को पुर्तगाली जहाज पे बुलाया जाता है, उनको मार दिया जाता है, और इसीलिए सभी लोग कहते हैं, जितने टॉपर्स हैं, जो लोग इस क्वालिफाई करते हैं इस एग्जाम को, वो लोग कहते हैं एक रिसोर्स को आप बार बार पढ़ें, जिससे कि इस तरीके कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका वो 2 नंबर सिक्योर हो जाएगा। और 2 नंबर आप जानते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसके बाद नूनो दा कुनो ने अपना एक मुख्यालय, इनका एक और योगदान था, इन्होंने बंगाल में भी एक मुख्यालय बनाया, वो था हुगली में। तो हुगली में पुर्तगालियों को बसाकर पुर्तगाली प्रभाव में और वृद्धि कर दी। अब बात करते हैं कि पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति क्या थी।
ठीक है, भारत की क्या स्थिति थी, उस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। तो आज 1 घंटे का टॉपिक हो गया हमारा। तो ये कंडीशन हम कल देखेंगे, कल के लेक्चर में देखेंगे कि पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की क्या स्थिति थी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। कल हम देखेंगे आगे की स्थिति, पुर्तगालियों के आगमन से भारत की स्थिति क्या थी, उसके बाद पुर्तगालियों की व्यापारिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी भारत में। ठीक है, फिर भारत में पुर्तगाली प्रशासन को समझेंगे, उन्होंने किस तरह शासन किया, और बाद में हम देखेंगे पुर्तगालियों ने किस तरह मुगलों का विश्वास खोया। उसके साथ ही साथ पुर्तगाली पतन के क्या कारण थे, मेन चीज हम देखेंगे पुर्तगाली पतन के क्या कारण थे। ये 2-3 टॉपिक हम कल कवर कर लेंगे। और इस तरीके से जो पहले यूरोपी 1500 ईस्वी में आए भारत, पुर्तगाली पहला देश था जो भारत में व्यापार करने आया इटली के बाद, तो उसके बारे में हमारी ये पूरी जानकारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। कल हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, फर्स्ट चैप्टर को। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, जिससे और मैं बेहतर आप लोगों के लिए कंटेंट बनाकर आप लोगों तक पहुंचाऊं। जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ इसको फॉलो करिए, और आई होप आप मुझे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।